तो मौका है गेस्ट न्यूज़ रूम में हमारे नए गेस्ट का परिचय करवाने के साथ। तो हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण अरोड़ा जी का। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रज भाई। विस्तार न्यूज़ के गेस्ट न्यूज़ में प्लीज़ आइए। आपका स्वागत है। विस्तार न्यूज़ है और हम लोग लंबे समय से चाह रहे थे कि आप यहाँ पे आते और हम आपका परिचय अपने सब लोगों से करवाते। तो कैसा लग रहा है आपको विस्तार न्यूज़ बहुत के सारे बहुत कुछ? अच्छा सेटअप है आपका ब्रजेश भाई। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में तो पहली बार मैं इतना अच्छा सेटअप किसी न्यूज़ चैनल का देख रहा हूँ। बधाई आपको। चलिए अरुण भाई, आपके साथ जो हम आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो आपको नहीं लगा कुछ बहुत ज़्यादा पूर्व पूर्व हो गया है? एक्चुअली अब पूर्व तो हो ही गया है, काफ़ी समय हो गया है। हाँ। लेकिन कोशिश जारी है कि हाँ। वापस से मिनिस्ट्री में सब लोग आए, पार्टी भी आए, इसके लिए तो प्रयास जारी है। तो पूर्व हटेगा कब? तो इसके लिए क्या प्रयास चल रहा है, ये बताइए। अब मध्य प्रदेश में तो पता ही हम लोग आपको कि सभी हमारे कांग्रेस के साथी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 2023 में भी 18 में तो सरकार बनाई थी, आपको बताइए प्रदेश हाँ। में। 23 में भी काफ़ी कोशिश हुई, सफलता नहीं मिली। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम मिशन 28 को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 28 में ज़रूर वापसी कांग्रेस की होगी। ये कि लंबा सूखा नहीं हो गया कि आप लोग लंबे समय से सत्ता से दूर हैं? आई सरकार भी मगर से 15 महीने में ही चली गई 2018 में। हाँ, ये तो दुर्भाग्य रहा। सरकार तो हमने बनाई थी और यही मकसद था कि 5 साल प्रदेश में सरकार चलाएंगे और अच्छी सरकार चलाएंगे, जो जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए बनाएगी। लेकिन ये आपको पता ही किस तरह से भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग करती रही देश में, प्रदेश में। कई सरकारें उन्होंने, हमारी कर्नाटक की सरकार, निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम भाजपा करती रही और उसी का नुकसान मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ा और हम 1.5 साल में सत्ता से बाहर हो गए। कितना मुश्किल होता है कि जब सत्ता से बाहर रहें तो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, बचा के रखना। प्रदेश भाई, बड़ा चैलेंज है ये। और आपको याद होगा कि मैं जब 13 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बन के आया था, आप सब लोगों से कई सैकड़ों बार मुलाकात हमारी होती थी। तो कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करना चैलेंज तो होता ही है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 13 और 18 के बीच में हम लोगों ने बहुत काम किया, संघर्ष किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी जीवटता के साथ में काम किया और उसी का नतीजा था कि 18 में हम सरकार लेकर आए थे। और वही हमारा स्टूडियो है। बहुत सुंदर, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम जी। इस तरह का इतना अच्छा ये जिमी सेटअप, जिप होती है ऊपर नीचे से। ओके, सेटअप देखने को मुझे मिल रहा है। जी। बहुत बहुत उम्दा सेटअप आपका ये ब्रज भाई। ये देखिए, ये जो वो टेबल है जिस पे हम लोग बैठ के अच्छा, न्यूज़ न्यूज़ पढ़ते हैं, रीडिंग का काम करते हैं। न्यूज़ रीडिंग काम करते हैं। ओके। आप बैठना चाहेंगे क्या? नहीं, ठीक है, it's okay। आइए आइए। अरुण भाई बैठेंगे, सर बैठिए आप यहाँ पे प्लीज। अब अब यदि मैं आपसे कहूँ कि कुछ बोलिए तो क्या बोलेंगे आप माइक पकड़ के? मैं विस्तार परिवार के सभी साथियों को और नरेश भाई, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। एक बहुत सुंदर सेटअप आपने मध्य प्रदेश की राजधानी में लगाया है और विस्तार चैनल जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आप लोग चला रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप, नरेश भाई, आप जैसे लोग यहाँ पर हैं जो बहुत ही पुराने मजे खिलाड़ी हैं इस मीडिया विभाग के, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर इस विस्तार चैनल का और विस्तार करेंगे, प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में करेंगे और बड़ी बेबाकी साथ में प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने असल मुद्दों को उठाकर प्रस्तुत करेंगे। मेरी तरफ से पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका अरुण भाई। आ जाइए। तो हमने इस बहाने आपकी शुभकामनाएं भी ले ली, पर हम ये देख रहे थे कि ये जो आपकी एक लीगेसी है, आप एक ऐसे परिवार से हैं, आपके पिताजी सुभाष यादव जी देश के पहले उप मुख्यमंत्री थे और किसान नेता थे, तो इस लीगेसी को संभालना कितना मुश्किल होता है?
बेटे के रूप में? चैलेंजिंग काम है बहुत ही। और आपको पता ही कि पिताजी सहकारिता में और उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया प्रदेश में। और हम दो भाई हैं, छोटे भाई भी हमारे, वो भी विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हमको उनकी विरासत मिली और हमारा पूरी कोशिश होती है कि जो विरासत में हमको मिला है उसको और आगे बढ़ाएं। हमने उसके लिए प्रयास भी बहुत किया है। सचिन यहाँ पे सरकार में रहे, मैं भी दिल्ली की सरकार में कृषि मंत्री रहने का मुझे अवसर मिला, छोटे भाई को भी मिला। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और किसानों की मुद्दों को लेकर होता है और हम लोग समय समय पर उसको उठाते हैं। और आपको याद है कि उस ज़माने में भी अपनी सरकार के खिलाफ अगर किसानों की मुद्दों को लेकर किसी लड़ाई लड़ी तो सुभाष यादव जी ने लड़ी थी। तो हम सदैव ये कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों को हम लोग जनता के मुद्दों को के लिए काम करते रहें आगे। ऐसे परिवार वालों के साथ एक आरोप हमेशा लगता परिवारवाद का, तो क्या कहेंगे ऐसे जब लोग पूछते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक में आना और सस्टेन करना कोई आसान काम नहीं है मेहनत और करनी पड़ती है। बहुत मेहनत लगती है इसमें और 24/7 काम करते हैं हम लोग, तब जाके जनता का विश्वास हम लोग हासिल कर पाते हैं। एक बात तो ठीक है, पिताजी के नाम पर वोट लिया जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं। जनता के बीच में रहकर उनके साथ मिलकर उनके मुद्दों को उठाकर संघर्ष करना पड़ता है, तब जीत हासिल होती है। एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो लगातार चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव फिर एक चुनाव, तो इस चुनाव में कितना कुछ अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं या कितनी ऊर्जा निकल जाती है? तो कैसे बहुत अभी खत्म हुआ है लोकसभा का चुनाव और ऑलमोस्ट 4 महीने हम लोग प्रदेश के दौरे पे थे। उसके पहले विधानसभा का चुनाव था 4 महीने पहले नवंबर में। उसके पहले पीसीसी प्रेसिडेंट रहते हुए काम किया। तो बहुत संघर्ष करना पड़ता और बहुत एनर्जी लगती इस काम के। आप 33 साल में सांसद बन गए, 37 साल में केंद्रीय मंत्री बन गए और 42 साल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो सब कुछ बड़े जल्दी मिला जी और चला भी गया। ठीक है, तो अब काम किया था, बस पार्टी ने मौका दिया, अध्यक्ष बनने का मौका दिया, मंत्री बनने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, हाईकमान का भी। जो गया उसको वापस लौटाने के लिए संघर्ष जारी है, आपको बताइए। मगर 2018 में आपने एक बयान था कि फसल आपने लगाई, खाद पानी आपने दिया, मगर काटने के लिए कोई और आ गया। वो सब हम लोगों ने सुना था कमलनाथ जी के सामने। क्या थे उसके मायने? वो संदर्भ अलग था उस समय का प्रदेश भाई। अब तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब तो हम लोग ऐसी काम में लगे कि अब 28 चैलेंज है, 28 चलेंगे, 18 तो निकल गया है। ये सब वैभव शर्मा है। कैसे हैं जी? हाउ जी? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ राजनीति से हटके थोड़ा पारिवारिक। सचिन जी को देखते हैं और आपको दोनों को हम एक साथ देखते हैं। मैं भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता हूँ। आपकी ट्यूनिंग दोनों की कैसी है? घर में साथ खाना खा पाते हैं? नहीं खा नहीं, पाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी है और छोटा भाई है ही वो तो ऑब्वियसली। और कोशिश तो करते हैं कि जब मिले तो एक साथ ही रहें, घर में माँ के साथ बैठ के बात करें। कोशिश करते हैं जितना हो सकता है उतना। दोनों भाइयों के बीच की बात है सर, दिग्विजय सिंह जी हैं और लक्ष्मण सिंह जी हैं। हाँ। उन दोनों भाइयों को कैसे देखते हैं आप? ट्यूनिंग बिगड़ जाती, कई बार वो ऐसा बोल जाते, नहीं लगता? किसी छोटे मोटे मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे हो सकती, कभी होती होगी तो, लेकिन जब मैं कुछ कहता हूँ तो जरूर सुन लेता है मेरी बात को। हाँ, तो एक ही परिवार में दो भाइयों का पॉलिटिक्स में आना बहुत कम ही लोग देखते हैं हम लोग। जी हाँ, जी हाँ। आपने वो जो कोऑपरेटिव में आपके पिताजी ने एक बड़ी विरासत खड़ी की है कि कोऑपरेटिव की नींव मध्य प्रदेश में पहली बार सुभाष यादव जी ने रखी थी, तो वो सब अब किस हाल में है? देखिए, ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि 10 साल जो कार्यकाल दिग्विजय सिंह जी पिताजी का रहा, उसमें हमने बड़ी मजबूती के साथ सहकारिता में काम किया और 3 के बाद आज 2024 आ चुका है। उसके बाद प्रदेश की सरकार ने कोऑपरेटिव तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ उसको नष्ट कर दिया। सहकारिता एक ऐसा तंत्र है प्रदेश का जिससे देश के गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। इतनी बड़ी कनेक्टिविटी कोऑपरेटिव वित्तीय। आप याद कीजिए, उस ज़माने तो फ़ोन भी नहीं होता था, लेकिन किसी को संदेश देना हो तो हमारा गांव का सोसाइटी का अधिकारी को यहाँ से फ़ोन हम करते थे, तो वो गांव के अंतिम व्यक्ति पहुंचकर उससे हमारी बात, इतनी कनेक्टिविटी उस ज़माने में होती थी। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सहकारिता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। बाकी स्टेट्स में तो काम कह सकते हैं, शरद पवार जी ने वहाँ बहुत अधिक काम किया।
गुजरात में भी काम ठीक ठाक हुआ, मध्य प्रदेश में लेकिन कब मध्य हुआ? प्रदेश में बिल्कुल कोऑपरेटिव काम नहीं कर पाया। सर आपको कुछ फोटो दिखाते हैं आपको, हम लोग कुछ आपके लिए कुछ फोटो खींचते हैं। थैंक यू। आपकी माता जी हैं? जी हाँ, जी हाँ, उधर है। ये कब का फोटो है? ये हमारे गांव की परंपरा के दशहरे पर हम लोग बैलगाड़ी से दशहरा जीतने जाते हैं, इस तरह की परंपरा गांव में है। ये सचिन ये है हमारा वो यात्रा निकलती है, हम लोग कब 110 किलोमीटर पैदल जाते हैं। आपका। ये फोटो बड़ा चर्चित रहा आपका, खड़गे खड़गे जी जी ने हमारे आपके कंधे पे यहाँ तक है। अखिलेश यादव से आपके बहुत अच्छी अखिलेश भाई हमारे पारिवारिक मित्र हैं। अच्छा, ये तो आपकी क्या भारत ये जोड़ो है? हमारी भारत जोड़ो यात्रा की है। रामनिवास जी दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। प्रियंका जी भी है। ये मंदसौर का मुझे याद आता जब वो किसानों का जो हुआ था गोलीकांड। आपकी ये वाइफ है? तिरुपति का, हाँ मेरी वाइफ है, आपकी वाइफ डॉक्टर है? डॉक्टर शीज डॉक्टर। कितना कुछ समय दे पाते हैं उनको? अब ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है आपका। अच्छा, आपका अखिलेश यादव के साथ बड़ा याराना है, तो पूरे देश में यादववाद चल रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, अरुण यादव बड़े यादव नेता क्यों नहीं बन पाए या बनने की चाहत रखते हैं? नहीं, मैं देखिए अखिलेश का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश है। हाँ। और भाजपा ने अपनी सोच से मोहन यादव जी को बनाया है। हाँ। मुझे भी मेरी पार्टी ने पूर्ण मौका दिया किसी के अध्यक्ष बनने का, मंत्री रहने का, तो मैं संतुष्ट हूँ उससे। और कभी वो कहते तो नहीं कि समाजवादी पार्टी में आ जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। तो ये अंजलि हैं, हमारी एंकर हैं, और कुछ जानना पूछना चाहते हैं। सर, मध्य प्रदेश के नतीजे देखे हमने, कांग्रेस के हाथ हार लगी है, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा सवालों के कटघरे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को खड़ा किया जा रहा है। तो क्योंकि आप भी उस पद पर रह चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उस पद पर रहते हुए क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या सिर्फ एक इंसान पर, सिर्फ बिल्कुल अध्यक्ष नहीं, पर, पीसीसी ये- चीफ पर डाल देना सब कुछ, ठीकरा फोड़ देना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है ये। और मैं समझता हूँ कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। चुनाव हुआ, चुनाव में मैं भी पार्ट था, सारे नेता हमारे उसके पार्ट थे, सबने मिलकर काम किया। नतीजे पक्ष में नहीं आए तो इसके लिए एक व्यक्ति को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। समूची पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है, कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को हम सब लोग मानते हैं। उसका जो उसके लिए जहाँ गलती हुई है, कहाँ डिफॉल्ट है, उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो इस एक कलेक्टिव एफर्ट था, सबने मिलकर लोकसभा का चुनाव में भाग लिया। कोई अकेले जीतू पटवारी नहीं थे उसमें, सभी लोग थे, सबने मिलकर काम किया था। जी सर, ये इलमान जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सर, आप क्या कांग्रेस के पंचिंग बैग हैं क्या, कि आपको वहाँ पे लगा दिया जाता है कि जहाँ पर कहीं कोई नहीं जाना चाहता आपको बुधनी भेज दिया जाता है? कभी कहा जाता है कि आप गुना से चुनाव लड़ेंगे, कभी आपको जिम्मेदारी दी जाती है ऐसे वक्त में जब कांग्रेस का मुश्किल दौर रहता है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने आगे बढ़कर कहा था, आपको याद हो ब्रजेश भाई, कि अगर कोई गुनाह से नहीं लड़ना चाहता तो मैं जाऊंगा लड़ने सिंधिया जी के सामने। 2018 में जब दिल्ली ने मुझे कहा कि तुम्हें जाना है बुधनी, इमीडिएट मैं वहाँ से अपना पैकअप करके वहाँ पहुँच गया था। तो एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है, और जो पार्टी आदेश करती है उसको पूर्ण निर्वाह करने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसी नेताओं की कांग्रेस में कमी क्यों है, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, वो मुश्किल दौर में एक एक करके बारी बारी से छोड़ के जा रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में? अब जो गए हैं उनका खुद का निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत कारण उनके रहे होंगे। क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना, कोट नहीं करना चाहता यहाँ पर। जिन लोगों को सब कुछ मिला पार्टी से और बड़े बड़े ओहदों पर लोग रहे, दिल्ली, भोपाल, हर जगह उनका बोलबाला मैं कह सकता हूँ एक ज़माने में होता था, वो चले गए। अब क्यों गए वो तो बेहतर उनसे ही पूछा जाए। तो ये जो साथ के लोग जब चले जाते हैं, तो फिर आप जब कभी कभार जब बातचीत होती होगी तो क्या बात होगी, तो आप लोग पूछते नहीं क्यों चले गए? देखिए, कष्ट तो थोड़ा होता ही है, क्योंकि नेचुरली एक जो साथी दिन रात हमारे साथ काम करता है और वो पता चलता कि नेक्स्ट डे हमारे साथ नहीं है, तो तकलीफ थोड़ी होती है। अब मेरी तो जो लोग गए, शायद ही किसी से बात, मुझे याद नहीं किसी से मेरी बात हुई होगी। क्यों गए, क्या वजह थी, वो तो शायद वही बता पाएंगे ब्रजेश भाई। तो आप क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के सामने क्या बड़ी चुनौती है, कुछ फ्यूचर दिख रहा है या? अब वापस से ब्रजेश भाई ग्रास रूट पर जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। और संगठन का पुनर्गठन
वापस से बूथ लेवल तक वापस से पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उन सब बिंदुओं पर बात हो रही। कल भी हम लोग बैठे थे जीतू पटवारी जी के साथ, रात को काफ़ी लंबी चर्चा हम लोग की हुई है और सभी वरिष्ठ नेता हमारे साथी जो हैं, एक ही एजेंडा है कि वापस अब कैसे आए 28 में कैसे आया जाए। सर, ये विवेक है, हमें पॉलिटिकल आई वे संवाददाता हैं कुछ। सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि जी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, 29 की 29 सीटें कांग्रेस जीत गई, हार गई। सीडब्ल्यूसी ने कहा था कि वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की जाए, उनसे ये चर्चा की जाए कि आखिर क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। जीतू पटवारी आपके छोटे भाई हैं, उनको क्या सलाह देते हैं? क्योंकि कई बार ये देखने के लिए मिलता है जीतू पटवारी बहुत तेज़ी से एक्शन ले लेते हैं, कई बातें कह देते हैं जो कई कार्यकर्ता और नेताओं को बुरी तक लग जाती है। ये बैठक के अंदर की बात है। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक मैं तो उसका पार्ट नहीं हूँ, अध्यक्ष जी गए थे और क्या चर्चा हुई मुझे उसकी जानकारी भी डिटेल नहीं पता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि नए रिफॉर्म्स क्या लाने हैं, किस तरह से व्हाट्स नेक्स्ट इन मध्य प्रदेश, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर बातचीत हो ही रही है। और मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही दिल्ली के वरिष्ठ लोग भी आएंगे मध्य प्रदेश, या हमको बुलाया जाएगा, जैसा भी वो लोग तय करेंगे। एक नया रोड मैप ब्रजेश भाई प्रदेश की कांग्रेस के लिए बनाने जा रहे हैं हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि वापस से जैसे 13 में हमने शुरू किया था और 18 में आपको पता हम लोग आए थे, तो मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुनः 28 में आएंगे। सेकंड लीडरशिप तैयार करने की जरूरत है क्योंकि फर्स्ट लीडरशिप इस लोकसभा चुनाव में हारी है। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ, वो भी हारे हैं अपने पिता की। नेचुरली देखिए, तो बाय डिफॉल्ट ही अब नेक्स्ट जनरेशन तो आ ही रहा है, आपको पता ही है। और दिल्ली में भी चेंजेस हो रहे हैं, प्रदेशों में भी चेंजेस हो रहे हैं, स्टेट में रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तेलंगाना में, तो चीज़ें तो बदलाव आ ही रहा है। आप मध्य प्रदेश के यादवों के बड़े नेता बनना चाहते हैं कि नहीं? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही बना रहूँगा और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देती रहेगी उसको मैं पूर्ण करूँगा। प्रतिक्रिया आप पूछें कुछ। हेलो। राजनीति में हमेशा हम देखते हैं कि कई ऐसी बयानबाजी होती है जो बहुत वायरल भी हो जाते हैं बयान, और बहुत विवाद भी होता है। आपके भी कई ऐसे बयान रहे हैं जिन पर बहुत विवाद हुआ है। बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? स्मृति ईरानी पर बोला था आपने, हेमा मालिनी के बारे में कुछ कहा था, तो ये सब बहुत वायरल भी रहे थे और विवाद भी बहुत हुआ था इन पर। तो क्या लगता है कहाँ तक ठीक है ऐसी टीका टिप्पणी जो पर्सनल हो जाती है? नहीं, मतलब पर्सनल टिप्पणी नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट किसी भाषण में या आकस्मिक हो जाता है, चीज़ें हो जाती है। लेकिन स्मृति ईरानी को बूढ़ी कह दिया था मुझे तो याद तो नहीं ये आ रहा। सब काफी विवाद इन सब पर हुआ था। जैसे अभी जीतू भाई बोल गए थे कि इमरती का रस निकल गया, तो कैसा लगता है बयान देने के बाद जब विवाद होता है उन पे? नहीं, मतलब कोई जानबूझ के मेरे ख्याल से जीतू भाई ने भी नहीं कहा होगा उस तरह से, वो फ्लो में कुछ चीज़ें कहीं कभी निकल जाती हैं। तो मैंने तो खुद ने उनकी तरफ से याद कीजिए कहा था कि भाई अगर बुरा लगा तो हम सब माफ़ी मांगते हैं उससे। अच्छा, कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है, कांग्रेस तो पहले भी मध्य प्रदेश में नेताओं की पार्टी रही, बड़े बड़े नेता रहे हैं, कमलनाथ, सुभाष यादव जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी। कार्यकर्ताओं की पार्टी कम रही है, तो आपको क्या लग रहा है, आप कार्यकर्ताओं की पार्टी है या बनाओगे आप नहीं, लोग? थी भाई 13 से 18 के बीच में। 18 में कैसे आए हम लोग? हाँ, भाई कमलनाथ तो 6 महीने पहले ही उनको एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट बनाकर भेजा गया था, उससे पहले तो हम ही लोग थे यहाँ पर। तो हमने सबने मिलकर काम किया, सबको साथ में लेकर काम किया, कार्यकर्ताओं को जागृत किया, उनके साथ खड़े रहे। पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश का खड़ा किया हम लोगों ने, उसी की बदौलत हम लोग 18 में आए। तो कोई भी पार्टी हो, अगर कार्यकर्ता मजबूत नहीं तो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। ये बहुत मेरा अपना सोच विचार है और मैं हमेशा उस पर काम करता रहा हूँ जब जब मुझे मौका मिला है। तो हमारा वर्कर ही सब कुछ हम लोगों के लिए है, तो उसका मान सम्मान, पूछ परख सदैव बनी रही है। मेरा बहुत पर्सनल एजेंडा हमेशा से रहा है। ये जो बीजेपी ने जिस तरीके से लाडली बहना चलाई है, जिसका असर विधानसभा में दिखा है, जिसका असर लोकसभा में भी दिखा, तो आप लोग कैसे महिलाओं के बीच, क्या आपको लग रहा है कि महिला वोटर आपसे छिटक गया है? ये बड़ा चैलेंज है ब्रजेश भाई, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विधानसभा चुनाव में लाडली बहना एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिससे हमको नुकसान हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ, फिर लोकसभा में हो गया। लोकसभा में नुकसान हुआ। तो एक चैलेंज तो है, हम लोग सबके सामने है, पूरी पार्टी के सामने है। अब इसके लिए कुछ नई चीज़ें कैसे हम महिला वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उस पर काम करेंगे। सभी हमने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली में कहा था कि हम 1 लाख रुपया महिला सम्मान के लिए देंगे, तो इस तरह की नई चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे।
प्रदेश में अच्छे रिजल्ट भले नहीं आए, मगर जब देश में जो रिजल्ट आए हैं, खासकर कांग्रेस के पक्ष में आए, कांग्रेस ने रिवाइव किया है, तो क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद जगी है कार्यकर्ताओं में आप या आप नेताओं में? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ इंडिया गठबंधन का और स्पेशली कांग्रेस का भी रहा। और राहुल जी, प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की इसके लिए, और स्टेट्स में भी कई जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। मध्य प्रदेश को अगर हम छोड़ दें, राजस्थान में अच्छा परफॉर्मेंस हमने किया, साउथ में भी अच्छा रहा, यूपी में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। उसका फ़ायदा तो हमको मिला, पार्टी को भी मिला, और हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा हुई है, मिली है उससे। अब हम कहें कि अरुण यादव अपने आप को अब आगे किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं? प्रदेश में मैं सदैव से ही, मैंने हर बार मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि आई एम जस्ट अ वर्कर फॉर द पार्टी। मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूर्ण रूप से उस पर खरा उतरूँ। और अब तो हमने सबने चैलेंज लिया है कि 28 में मध्य प्रदेश में वापस आना है, उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये जो टूट हो रही है कांग्रेस, बीजेपी जिस तरीके से तोड़ रही है आपकी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, विधायक भी रुक नहीं रहे हैं, तो इनको कैसे रोकेंगे? चैलेंज है, उसको उस पर काम करेंगे प्रदेश भाई। और मुझे उम्मीद है कि ठहराव तो कभी न कभी आता ही, हर जगह आता है। और हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी मजबूत करने का काम अगले 4 साल में मध्य प्रदेश में करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो मैंडेट उन्होंने दिया हमको विधानसभा के लोकसभा चुनाव में, वो सर्वमान्य है। हम उसको अपने माथे पर रखते हैं, और हम मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के दलित आदिवासी भाई बहनों के लिए हमेशा काम करते रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब जब देश में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें आई, तब हमने जनहितैषी कार्य योजनाएं बनाई, जिससे प्रदेश की, देश की जनता को सीधा सीधा लाभ मिला। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 2018 में सबसे बड़ी देश की किसानों की कर्ज माफ़ी अगर किसी प्रदेश सरकार ने चलाई थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई थी। और सबसे पहले जो हमने घोषणा की थी, सबसे पहले सरकार में आने के बाद उसको हमने लागू किया था। और प्रदेश के 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हमारी सरकार ने की थी। ये हमारे गर्व की बात है। मगर वो अगले चुनाव में काम नहीं आ पाई। वो नहीं आ पाई, एक अलग बात है, लेकिन हमने जो कहा सो हमने करके दिया। हमने कहा था 18 में चुनाव के पहले कि हम कर्ज माफी की योजना लाएंगे, हम लाए, सरकार में हमने इसको लागू। चलिए अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो कि मच। ऐसे ही एनर्जी से भरे रहें और पार्टी के लिए कोशिश करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे अरुण यादव जी, जो बता रहे थे कि चुनौती तो बहुत है, और चुनौती को पार पाना ही नेता का काम होता है। तो लगे हुए हैं, डटे हुए अपने काम में। तो अगली बार गेस्ट न्यूज़ में किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।